नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। राजपथ की शुरुआत करेंगे और आपको हम बताएंगे यूपी यानी कि अतीक अहमद या फिर यूं कहें कि उमेश पाल मर्डर से जुड़ी हुई खबर। सवाल है कि क्या अतीक अहमद की जिंदगी में शाइस्ता के अलावा कोई और महिला थी? क्या अतीक शाइस्ता के बजाय उसकी बातें सुनने लगा था? दरअसल ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि प्रयागराज के करेली की रहने वाली एक महिला अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल जाती थी। अतीक और इस महिला के बीच फोन पर घंटों बातें भी होती थी। शाइस्ता को अतीक और इस महिला का रिश्ता अखरने लगा था। उमेश पाल मर्डर से पहले भी इस महिला ने साबरमती जेल में अतीक अहमद से मुलाकात की थी। अब देखिए। अतीक की जिंदगी में कौन थी वो? अतीक की करीबी सीक्रेट बुरकानशी। शाइस्ता अतीक में झगड़े की जड़ थी वो। नैनी और साबरमती जेल में अतीक से मिलती थी वो। क्या अतीक और शाइस्ता के रिश्तों में आ गई थी दूरियां? क्या माफिया हो चुका था शबाना का दीवाना? अतीक अहमद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो अतीक की जिंदगी में शाइस्ता के अलावा एक दूसरी महिला भी थी। उसका नाम शबाना है। अतीक इसी की सलाह पर चलने लगा था और ये शाइस्ता को अखरने लगा था। इसी वजह से शाइस्ता और अतीक में कई बार झगड़ा हुआ था। वो महिला अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल भी जाती थी। उमेश पाल की हत्या से पहले भी ये महिला अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल गई थी। जांच में सामने आया है कि ये महिला प्रयागराज के करेली इलाके में रहने वाली है और मुस्लिम समुदाय से ही है। खबर के मुताबिक इस महिला और उसके परिवार पर अतीक अहमद की तमाम मेहरबानियां रही हैं। उसने महिला और उसके परिवार की तमाम मौकों पर मदद की है। जेल में रहते हुए अतीक इस महिला से अक्सर बातें किया करता था। दोनों के बीच कई बार लंबी बातचीत होती थी। अतीक के करीबियों ने पुलिस को इस महिला के बारे में जानकारी दी है। उनका दावा है कि इस महिला की वजह से अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार विवाद हुआ था। शाइस्ता उसे कतई पसंद नहीं करती थी और उससे बातचीत करने से मना करती थी। शाइस्ता नहीं चाहती थी कि अतीक और इस महिला की मुलाकातें हों, लेकिन अतीक घंटों शबाना से बात करता था। अतीक की जिंदगी में इस महिला की दस्तक होने के बाद शाइस्ता और अतीक में दूरियां आने लगी थी। शाइस्ता की बातों को माफिया अनसुना करने लगा था क्योंकि महिला अतीक के बेहद करीब आ चुकी थी। अब अतीक को उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उस महिला की बातों पर ही अतीक को भरोसा था और यही वजह थी कि शाइस्ता परेशान रहने लगी थी। अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार फोन पर बहस भी हुई। अतीक शाइस्ता से कहता था कि फिजूल की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। शाइस्ता को ये सब नागवार गुजर रहा था। जांच एजेंसियों को उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले महिला के साबरमती जेल जाने का वीडियो भी मिला है। इसके अलावा मोबाइल फोन के कॉल डिटेल से भी अहम जानकारी मिली है। पुलिस को दोनों के बीच बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी बरामद हुई है। पुलिस को ये जानकारी भी मिली है कि इस महिला को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। पुलिस को अब अतीक, शाइस्ता और महिला को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली है। पुलिस ने अभी तक इस महिला को हिरासत में नहीं लिया है। पुलिस इस संदिग्ध महिला के बारे में गोपनीय तरीके से जांच कर रही है। अतीक की कहानी में पति पत्नी और वो के रहस्य से पर्दा उठाने में पुलिस जुट गई है। जल्द ही इस महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा सकती है। माना जा रहा है कि उससे अतीक के गैंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस महिला का नाम शबाना है। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर भी महिला से पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुड्डू बमबाज डबल रंगबाज। जी हाँ, अतीक के शागिर्द गुड्डू मुस्लिम के कारनामों से जैसे जैसे नकाब हटते जा रहा है, उसके गुनाहों और दगाबाजी के सबूत सामने आने लगे हैं। उसके खिलाफ मिली जानकारी और सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि गुड्डू दगाबाज है, जिसने अपने फायदे के लिए हमेशा लोगों को धोखा दिया। दूसरी ओर अतीक की पत्नी शाइस्ता के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। शाइस्ता के दिल्ली में होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को शक है कि वो यहीं पर छिपी हो सकती है। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। उस रात माफिया अतीक का भाई अशरफ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही
3 शूटरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या बताने जा रहा था, क्योंकि अतीक गुड्डू मुस्लिम को अच्छी तरह जानता था और गुड्डू मुस्लिम के अतीत से अशरफ भी अनजान नहीं था। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम का किरदार इन दोनों भाइयों की नजरों में अक्सर खटकता भी होगा। अगर एक नजर गुड्डू मुस्लिम के अतीत पर डालें तो उसके किरदार पर शक करना लाजमी है, क्योंकि अतीक अहमद की बदौलत ही गुड्डू माफियागिरी की दुनिया में आया। 2001 में खुफिया जानकारी पर गोरखपुर पुलिस पटना में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है। अतीक फिल्मी अंदाज में गुड्डू को बाहर निकाल लेता है, फिर गुड्डू अतीक का करीबी बन जाता है। 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या होने पर गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आता है। गुड्डू मुस्लिम ने राजू पाल पर हथगोला फेंका था और ठीक उसी तरह उसने फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। इसी गुड्डू पर फैजाबाद के संतोष सिंह को धोखा देने का आरोप है। माना जाता है कि संतोष की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। गुड्डू को मुख्तार अंसारी ने भी पनाह दी थी, लेकिन अचानक मुख्तार के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम से ही पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिल गया था। फुसफुसाहट यहाँ तक है कि गुड्डू मुस्लिम खुद को बचाने के लिए असद और गुलाम की लोकेशन भेजा था, जिसके बाद एसटीएफ ने दोनों को झांसी एनकाउंटर में मार गिराया। इस बीच गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की जानकारी मिली थी। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या गुड्डू मुस्लिम धरती में समा गया या फिर उससे आसमान निकल गई। छत्तीसगढ़ में राजनीति टीका टिप्पणी के बीच गुड्डू मुस्लिम सियासी केंद्र में आ चुका है। यूपी एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम को छत्तीसगढ़ में ट्रेस करने का दावा किया था, जिसके बाद राजनीति के गलियारों में भी हड़कंप मचा। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगर गुड्डू मुस्लिम जैसे अपराधी छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ की पुलिस को सचेत होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बयान जारी किया और चिंता व्यक्त की है, और चिंता का यह विषय भी है। जहाँ तक कवासी लखमा की बात है तो मैं समझता हूँ कवासी लखमा जी तो इतने लापरवाही के साथ बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब लोग बोलते हैं उनका दूध भात है। किसी को यहाँ पर न पनाव देंगे न रोकने देंगे, या कानून का राज है। सबको अगर सूचना दे, अगर बृजमोहन अग्रवाल अगर रमन सिंह अगर मेरे को फोन करके बताए तुरंत पकड़ लेंगे। उधर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है, जिसकी तलाश तेज है। शाइस्ता बार बार अपने वकील से संपर्क कर रही है। अब एसटीएफ उसी आधार पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील को संपर्क किया था। दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ की। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता दिल्ली में छिपी हो सकती है। दिल्ली के अलावा एक टीम लखनऊ में है। खबर ये भी आई कि शाइस्ता लखनऊ में किसी राजनीतिक दल के नेता के संपर्क में आई। जिस तरह अतीक और अशरफ की हत्या हुई और जिस तरह अतीक ने काला साम्राज्य बनाया, उस पर अब वेब सीरीज बनाने की तैयारी है। कई निर्माताओं ने प्रयागराज और लखनऊ में पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है। कई निर्माता इस घटना की डिटेल्स खंगाल रहे हैं। अतीक केस में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह रोज कई खुलासे होते जा रहे हैं। अतीक के काले साम्राज्य से पुलिस को एक डायरी मिली। यही वो डायरी है जिसमें अतीक के हर काले कारनामे का जिक्र है। इस डायरी में लिखा है अतीक का पैसा कहां कहां लगा था, किन किन लोगों के पास अतीक का कितना पैसा है, अतीक ने कितनी रकम किस शहर में इन्वेस्ट की थी। दरअसल ये डायरी अतीक की ससुराल में हुई छापेमारी के दौरान मिली है। एक तरफ गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता फरार है, दूसरी ओर प्रयागराज में अतीक को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज है। नेता एक दूसरे को कोरोना बता रहे हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय सिंह कोरोना बताया, तो वहीं पर दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि वो बीजेपी के लिए कोरोना है। अब चुनावी मौसम में जुबानी तर्क से निकलने वाले शब्दों के बाण तेजी के साथ चल रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में इस बाबत हंगामा मचा है। सियासत अजब, सियासत गजब, बड़ी ही फिल्मी है ये सियासी कहानी। ये तुकबंदी बड़ी सटीक बैठती है मध्य प्रदेश की सियासत में।
जहां सड़क, पानी, बिजली, गैस जैसी तमाम मुद्दों से इतर बात इस पर हो चली है कि कौन किसके लिए कोरोना है। हाँ, वही कोरोना वायरस जिसने दुनिया में जमकर तबाही मचाई थी। हाँ, वही कोरोना वायरस जिसकी पैदाइश चीन से हुई थी। एक और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार थमती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सियासत में इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बात की तस्दीक करने के लिए पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की टिप्पणी। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। दिग्गी राजा बता रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। उनके मुताबिक वो बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना से कम है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को कोरोना से ज्यादा नुकसान दिग्गी ने पहुंचाया है। दिग्विजय सिंह जी, मेरा सोच, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस विवाद की शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की। दिग्विजय की टिप्पणी पलटवार के तौर पर आई थी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए हमला बोला था, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को कोरोना बताया। उन्होंने कहा था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना का जन्म चीन में ही होना चाहिए। तुलसी सिलावट के मुंह से ये बात निकली तो दूर तलक गई। दिग्विजय का पलटवार आया, बात कोरोना की हो चली और पूरे मंत्रिमंडल में चर्चा भी कोरोना की होने लगी। होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमको तो लोग ये बताते थे कि ये ISI से जुड़े हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, पर ये तो MSS की तरह पता चल रहा है चीन का मामला है। जुबानी तर्कस से निकले तीरों के बीच नेता अपनी अपनी राजनीति में मस्त है। सियासी संग्राम का बखेड़ा जारी है। जी, पहले ये बता दें कि वो दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी से बेहद खफा हैं, तो आज यह भी स्पष्ट हो जाए कि कोरोना से हुई 2.5 लाख मौतों का जिम्मेदार कौन है। आपकी निगाह में तो कोरोना सिवाय सर्दी खांसी का कुछ भी नहीं था, तो 2.5 लाख लोगों की मौत कैसे हुई? कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वैक्सीन है, तो फिर दिग्विजय सिंह जी के मुंह से ये क्यों बुलवाया कि हाँ मैं कोरोना वायरस हूँ? बुलवाना था मैं कोरोना वैक्सीन हूँ। अब दिग्विजय सिंह जी ने गलत थोड़ी कहा। जिस प्रकार से वो तुलना अपनी कोरोना वायरस से कर रहे हैं, पूरे देश को पता है कि कोरोना काल जब आया था, अर्थव्यवस्था तबाह हुई थी, लोगों के व्यापार व्यवसाय, नौकरियां तबाह हुई थी, पूरा देश प्रदेश बर्बादी की राह पर था। तो वो काल तो हमने देखा कई लोगों की जिंदगियां गई थी, और वही बंटाधार युग का वही कार्यकाल उनका भी था, दिग्विजय सिंह जी का। ऐसा नहीं है कि सियासी रस्साकस्सी सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर ही है। इससे इतर इसका स्तर और बढ़ गया है। अब दिग्विजय सिंह की एक और टिप्पणी सुनी, जिसमें उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा था। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। जुबानी जंग से इतर बात सोशल मीडिया तक फैल गई। सिंधिया ने ट्वीट कर दिग्विजय की टिप्पणी पर पलटवार किया। लिखा, हे प्रभु, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। हंगामा बखेड़ा जारी है। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। बयानबाजी अब कोड वर्ड से की जा रही है। और चलिए राजपथ में बाकी खबरों का रुख करेंगे। एमपी से खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा खेल। जा सकती है दिग्विजय की संसद सदस्यता। दरअसल दिग्विजय सिंह की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। मानहानि केस में दिग्विजय के खिलाफ आरोप तय। वीडी शर्मा ने दर्ज करवाया था मानहानि का केस।
सूरत में आपके साथ बीजेपी ने कांग्रेस को झटके दिए। विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने बदला प्लान। ऊपर से नीचे तक विपक्ष विहीन करने की तैयारी में बीजेपी। जूनागढ़ और राजकोट में पार्टी ने वापस लिए नेता। विपक्ष पद अहमदाबाद, भावनगर और जामनगर में कांग्रेस है अपोजिशन। सूरत में आम आदमी पार्टी के 10 पार्षद बदल चुके हैं पाला। सूरज का दिलचस्प नजारा देखकर लोग हैरान। आसमान में सूरज का गोल चक्कर देखा। सूरज के चारों तरफ एक घेरा दिखाई दिया। नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में यह नजारा देखने को मिला है। दोपहर 12 बजे के बाद सूरज के चारों ओर यह नजारा दिखा और सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीर शेयर की। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग समय पर अभी तक करीब 250 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 180 से ज्यादा लोगों को जमानत मिल चुकी है। निवासी को ठाणे की अदालत से 16 जनवरी 2021 को जमानत मिली थी और ये भी आपको बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद होने के आधार पर जमानत मिली। 8 दिसंबर 2020 को 47 और नवंबर में 58 लोगों को जमानत मिली। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में गिरफ्तार 9 नाबालिग शामिल थे। 101 लोगों को 30 अप्रैल 2020 तक पुलिस कस्टडी में लिया गया था। 16 अप्रैल 2020 बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 साधुओं को मारा था। पुडुचेरी सरकार की नई पहल। पूजा पाठ और घरेलू काम करने के लिए मिलेगी छूट। महिलाओं को मिलेगी 2 घंटे की छुट्टी। दरअसल पुडुचेरी सीएम रंगासामी ने यह ऐलान किया है। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे काम पर आ सकती महिलाएं। आवश्यक और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी महिलाओं को फिलहाल छूट नहीं मिल पाएगी। खबर झारखंड से। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत। कैसे होगी बुकिंग और कितना होगा किराया? बुकिंग के 2 घंटे के भीतर मिलेगी एयर एम्बुलेंस। रांची और 6 शहरों से मिलेगी एयर एम्बुलेंस सेवा। एयर एम्बुलेंस का किराया प्रति घंटा 1,10,000 रुपए।